कल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स। जो भी यहाँ पे ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं वो बेसिक ऑपरेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कुछ ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कुछ ये बेसिक फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब फॉर्मूले करेंगे तो हम इन फॉर्मूलेज को देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये डाउन, राइट, फ्लैश फिल, ये जो फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मान लो अभी मेरे पास कुछ नाम है, जैसे मान लो विनीत कुमार एक नाम है, फिर रीना सिंह, और लक्की, आगे यादव, यादव, कुशल, द्विवेदी, ऐसे करके हमारे पास लेट सपोज हमारे पास 2000 नाम है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि इसमें जो भी सेकंड नेम है वो उनका हमें हमें सबका अलग चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमने केवल लिख दिया कुमार। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुमार लिख देंगे, अगर हम यहाँ पे सीधे ड्रैग करते हैं तो सब जगह कुमार ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इसको यहाँ पे लें तो ये सबका सेकंड नाम ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पे जाओगे, ये फ्लैश फिल का ऑप्शन होता है। जैसे फ्लैश फिल करोगे, देखो सबके नाम आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से नाम निकाल सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिया विनीत। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया, तो इसने फर्स्ट नेम सबका अलग अलग करके दे दिया। तो इस तरह से आप जो भी स्ट्रिंग है उसको एग्जाम्पल के थ्रू वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है कि kushal@palin.com, लकी @palin.com, ठीक है, मनीक @palin.com। ठीक है, तो अब इन सब में से हमें इनका केवल नाम चाहिए, या तो पूरी ईमेल आईडी, हमें सिर्फ नाम चाहिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया कुशल। ठीक है, और फिर जस्ट हमें इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे फ्लैश फिल लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो सबके नाम लेके आ जाएगा। तो ये फीचर बहुत यूजफुल हो जाता है जब भी हमें इस तरह से पूरी लिस्ट से नाम चाहिए होते हैं, या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, या बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे पास इनक्रिप्टेड डेटा है, तो लेट्स से हमारे पास डेटा है KU43WRT2, इस तरह से हमारे पास है। ठीक है, फिर यहाँ पे है LY57 3T6। ठीक है, इस तरह से डेटा है। फिर तीसरा है लेस से हमारे पास Win29290RY6। ठीक है, इस तरह से है। अब हमने यहाँ पे लिखा 432। ठीक है, और उसको यहाँ पे हमने फ्लैश फिल किया, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, केवल नंबर नंबर उसने अलग करके दे दिए। हमने यहाँ पे लिखा KUWRT। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको फ्लैश फिल किया, तो उसने केवल करेक्टर करेक्टर उठा के दे दिया। ठीक है, तो अब ये डेटा कहीं भी कुछ भी हो, आपको बस नंबर और करेक्टर अलग अलग करने हैं, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आपको फ्लैश फिल यूज करना है और आप अपने डेटा को आराम से कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा डेटा होता है कि मान लो डेटा इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड डेटा में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे डेटा इंक्रिप्शन में आपको केवल नंबर अलग फाइंड आउट करने, करेक्टर अलग फाइंड आउट करने, तो आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन आता है राइट का, मान लो। ठीक है, तो कोई भी डेटा आपको राइट में कॉपी करना है, या ऊपर कॉपी करना है, या नीचे कॉपी करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा पाइथन। ठीक है, अब पाइथन को हमें लास्ट राइट साइड में कॉपी करना है, तो हमने यहाँ पे राइट सेलेक्ट कर दिया, तो राइट में कॉपी हो गया। यही चीज हमें नीचे की तरफ कॉपी करनी है, तो हमने डाउन सेलेक्ट कर दिया, तो नीचे भी कॉपी हो गया। लेफ्ट सेलेक्ट कर देंगे तो लेफ्ट में कॉपी हो जाएगा, राइट सेलेक्ट कर देंगे तो राइट में कॉपी हो जाएगा, आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर ऊपर भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे मान लो हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सीरीज में हमें रोज में फिलअप करनी है, या मान लो हमें दो के डिफरेंस पे नहीं, यहाँ पे ग्रोथ में हमें स्टेप वैल्यू हमें यहाँ पे देनी है
लेट्स से तीन के स्टेप वैल्यू देनी है और ये 40 पे पहुंच के रुक जाए, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने ओके किया, सॉरी इसको सेलेक्ट किया। सीरीज, सब सीरीज में ये हमें रो में डालनी है। ठीक है, रो में डालनी है ग्रोथ, और ये 1 से शुरू होके, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू हमने 3 दे दी और स्टेप स्टॉप वैल्यू हमने 40 दे दी। ठीक है, और ओके किया। 1 2 3, 1 2 3 5, सॉरी 1 2 3 5 8 13 13। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से आगे हमने प्रोसेस किया। तो यहाँ पे ये सीरीज, इसका सीरीज पे नहीं वर्क कर रही है। चलो सीरीज को हम देख छोड़ते हैं अभी। यहाँ पे जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है कि जब भी हमें कॉलम्स को, लेट से अलग अलग लेंथ के हमारे पास वैल्यूज हैं, तो उनको लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे जस्टिफाई को यूज करते हैं। ठीक है, ये सीरीज वाला मैं आपको देख के बताता हूँ कि सीरीज वाला क्या करते हैं इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे, और ये शायद ऑप्शन में कुछ चेंज हुआ है, पहले तो यहाँ पे पूरी पूरी सीरीज फिलअप कर देता था ये, अभी ये क्या कर रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग पता है? तो पेज को सॉर्ट करना मतलब टाइटल में ऐड करना, क्या करना? एक तरह से, अब जैसे ए बी सी डी ई एफ, हाँ, आई पे ए बी सी वापस आ गया, तो उसको एक वापस से ए बी सी डी में लाइन से लग गया। तो एक पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना, तो लेट्स से यही डेटा है हमारे पास, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे देखो 13 सबसे ऊपर आ गया, 1 सबसे नीचे आ गया। असेंडिंग में करना है तो हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई डेटा ऐसा है जहाँ पे हमारे पास है मंडे, फिर संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, फ्राइडे, फिर ट्यूसडे, फिर संडे, फिर मंडे, इस तरह से हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैनेज करना है कि हमें डे वाइज मैनेज करना है कि संडे सबसे पहले आना चाहिए, फिर मंडे आना चाहिए, फिर ट्यूसडे आना चाहिए, फिर वेंसडे आना चाहिए। ठीक है, तो आइडियली अगर हम यहाँ पे इसके थ्रू करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये क्या आ जाएगा, फ्राइडे सबसे पहले आ गया, मंडे बाद में आ गया, फिर सैटरडे, संडे, फिर ट्यूसडे सबसे लास्ट में आया। तो ये चीज़ नहीं आ रही है, हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर डिफाइन करेंगे। कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर में यहाँ पे गए, यहाँ पे कॉलम एम को हमें सॉर्ट करना है सेल वैल्यूज, और यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, तो या तो ए टू जेड या जेड टू ए। इससे तो ये काम नहीं चलने वाला, हम यहाँ पे कस्टम लिस्ट। ठीक है, कस्टम लिस्ट में यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप चाहोगे अपनी यहाँ पे न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, या कुछ वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं, तो हम उसके बेस पे कर सकते हो। तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, ओके किया। अभी देखो संडे सबसे पहले आ गया, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो भी लिस्ट की जो ऑर्डरिंग है वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो हमारे पास अलग अलग लोग हैं। एक नड्डा जी हैं, फिर मान लो शिवराज हैं, फिर और कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, और फिर अमित शाह हैं, फिर मोदी जी हैं, और कौन है, और जयशंकर जी हैं, जयशंकर जी, और नीतीश कुमार, कर, फिर नीतीश कुमार, फिर द्रौपदी जी हैं। ठीक है, और कौन है, फडणवीस, चलो देवेंद्र जी हैं। ठीक है, इतने नाम काफी हो गए। अब मान लो इनको हमें मैनेज करना है कि जो राष्ट्रपति उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए, फिर मोदी जी का आना चाहिए, फिर अमित शाह का, फिर नड्डा जी का, फिर शिवराज जी का, फिर सीएम का, इस तरह से नाम आने चाहिए। तो आप अपनी लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे गए, इसमें गए, यहाँ पे कस्टम लिस्ट में कस्टम सॉर्ट, यहाँ पे कस्टम लिस्ट। अब यहाँ पे हम अपनी नई लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले किसका आना चाहिए, द्रौपदी जी का नाम आना चाहिए, द्रौपदी जी, फिर मोदी जी, यहाँ पे मोदी जी, फिर अमित शाह जी का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर किसका आना चाहिए, फिर नड्डा जी का आना चाहिए।
फिर लेट्स से शिवराज का आना चाहिए। फिर जयशंकर जी का आना चाहिए। जयशंकर। फिर योगी आदित्यनाथ का आना चाहिए। फिर किसका आना चाहिए? नीतीश। नीतीश का आना चाहिए। फिर देवेंद्र। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी लिस्ट हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके किया। ओके। आ गए उसी ऑर्डर में सारे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी आप जाओगे तो ये लिस्ट काम कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी कस्टम लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। ठीक है, आप आप अपनी लिस्ट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। ये चीज पहले करी थी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे फिल्टरिंग आती है। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर तो यूज किए होंगे। फिल्टर तो वो होता है ना जिसमें जैसे लंबी मतलब कोई बड़ा डेटा है तो उसमें हमें सिर्फ 7 तारीख की जो डेटा है वहाँ पे जो चीजें हैं हमारे 7 तारीख 8 तारीख की वहाँ से वही वही फिल्टर होता है। तो फिल्टर को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहीं पे एक्टिवेट होके आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसका शॉर्टकट भी होता है। जब हमें टेबल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब शॉर्टकट भी सीखेंगे कि क्या क्या शॉर्टकट होते हैं इसमें। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। अब इसके बाद ये तो हमारी जनरल जनरल चीजें होगी। अब इसके अलावा इंसर्ट इंसर्ट पे जाओगे तो इंसर्ट टैब में डेटा एनालिसिस का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे चार्ट्स वगैरह हैं, तो चार्ट्स पे आप काम करोगे तो हम चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमें प्रिंटिंग के लिए सेट करना होता है तो हम पेज लेआउट वगैरह सेट करते हैं, तो इसमें मार्जिन सेट करना है, ओरिएंटेशन सेट करना है, पेज टाइप कौन सा है, प्रिंट एरिया, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए करते हैं। अब मेन आते हैं फॉर्मूलाज में। ठीक है, फॉर्मूला में हमारे पास अलग अलग तरीके के फॉर्मूले होते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिसमें जैसे सम करना है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, रिसेंटली यूज में जो भी हम जनरली यूज कर रहे होते हैं तो वो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फिर इसी की तरह लॉजिकल बिल्डिंग के लिए हमारे पास बहुत बहुत फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। तो अभी जब हम फॉर्मूले स्टार्ट करें तो इस सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी मेन आते हैं हम यहाँ पे नेम मैनेजर पे। लेट्स एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही ऑप्शंस भी देखते हैं। अब आता है यहाँ पे नेम मैनेजर। इसको कभी यूज किया है नेम मैनेजर? ओके, सो एक मिनट हो गया। ठीक है, सो ये नेम मैनेजर क्या होता है? अब मान लो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे B13 दिख रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नाम डाले, हमने इसको यहाँ पे नाम दिया शशांक, और फिर हमने दे दिया मनी, राज, विनीत, योगेश और विशाल, रीना। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे गए नेम मैनेजर में, और ये हमने यहाँ पे नया दिया, और इन सबको हमने नाम दे दिया यहाँ पे फालन। ठीक है, और हमने ओके कर दिया। ये हमारा एक नेम बन के आ गया। ठीक है, क्लोज किया। अब देखो, अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो B13 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें तो B16 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें B19 आ रहा है, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ सेलेक्ट करें तो नाम क्या आ रहा है? फालन। मतलब ये जो पूरी एक रेंज है इसको एक अलग से यहाँ पे नाम दे दिया पूरा। ठीक है, अब कहीं पे भी हम गए, हम यहाँ पे गए पालिन, हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, देखो पहले से आ रहा है पालिन लिखा हुआ, और हमने ओके किया, सारे नाम एक साथ आ गए। ठीक है, जहां कहीं भी हम चाहेंगे, जहां कहीं भी हम पालिन नाम यूज करेंगे सारे नाम एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप ये कह सकते हो कि इसकी जरूरत क्या है। इतना काम तो हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, है ना? हमने यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना? यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, जहां जरूरत है वहां पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या है? जरूरत बिल्कुल है। मान लो यहाँ पे विनीत की स्पेलिंग हमने चेंज कर दी। ठीक है,
तो देखो, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। यस सर। समझ गए? तो इसलिए हमें यहाँ पे रेंज बना देंगे। ठीक है? यस क्लियर है? सर। इसमें कुछ सवाल तो नहीं है आपका? नहीं, नहीं आपका। बेसिकली इसमें ये हो गया ना कि हमने डेटा था वो हमने फाइलिंग पे रिकॉर्ड कर लिया। हम्म। अब मान लो कभी एडिट भी करना होगा इन हम्म। फ्यूचर, तो हम वो वहाँ से, अगर हम अपने एक डेटा पे कर रहे हैं तो जो बाकी हमने कहीं और लिखा हुआ है वहाँ पे हम्म। वो एडिट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पक्का? अभी तो नहीं है मैं पूछूं? क्वेश्चन। ये काम जो हम यहाँ पे नेम मैनेजर बना के कर रहे हैं, ये काम तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे किया, और हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया, तब भी हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे, अगर योगेश की जगह हमने यहाँ पे लकी नाम दे दिया, तो वहां पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो फिर नेम मैनेजर की क्या जरूरत है? तो हम ये इससे भी कर सकते हैं। यहाँ नहीं आएगा चलो, क्योंकि वहां पे इक्वल टू नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो हमने इक्वल टू किया, तो ये नाम तो यहाँ भी आ गया। तो इसका इंडिविजुअल सेल बन गया ना ये, है। या आपने इंडिविजुअल सेल पे अपडेट करा है वो। हाँ, तो यहाँ चाहे हमने अपडेट कर दें, तो अपडेट यहाँ पे भी तो आ रहा है, तो फिर नेम मैनेजर किया जो तुमने नेम मैनेजर क्यों डाला है? मेरा सवाल ये है कि हमने नेम मैनेजर क्यों डाला? डाला है आपने। भाई ये काम तो हम इसे इक्वल टू लगा के भी कर रहे हैं ना। ये तो पहले भी आपने किया होगा ना, इक्वल टू लगा के तो पहले भी करते होगे ना। इक्वल टू मतलब, इक्वल टू लगा के डेटा तो कॉपी हो जाता है ना। इक्वल टू कॉपी पेस्ट ही करता तो था। फिर नेम मैनेजर क्यों डाला हमने? बस मेरा ये क्वेश्चन है। नहीं, तो एक तरह से हमारे पास रिकॉर्ड हो गया ना एक डेटा का रिकॉर्ड है हमारे पास, फाइलिंग करके हमने। अरे डेटा रिकॉर्ड है, ठीक है। और इस डेटा की हम यहाँ पे भी कॉपी लेके आ रहे हैं नेम मैनेजर से, यहाँ पे कॉपी आके लेके आ रहे हैं नेम मैनेजर से, यहाँ पे हम वही कॉपी इक्वल टू से लेके आ रहे हैं। तो जब हम इक्वल टू से वही काम कर सकते हैं, तो हम नेम मैनेजर से क्यों लेके आ रहे हैं? मेरा सवाल ये है। हमने मान लो कल को हमने डीना की स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर दी, तो वो वहां पे भी चेंज हो जाएगी। इक्वल टू किया है तो वहां पे भी चेंज हो रही है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया वहां पे नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू लिखा है वहां से चेंज हो ही रही है। तो नेम मैनेजर की क्या जरूरत है? नेम मैनेजर की जरूरत इसमें इसलिए होती है, कल को, अभी यहाँ पे मान लो हमारे पास 7 लोग हैं, ठीक है। कल को यहाँ पे हमारी टीम में एक नया बंदा आ गया, ट्विंकल, बस नए बंदे आ गए, है ना। तो क्या होगा? और ये हुआ तो ये है कि जो पुराना डेटा था उसमें जो हमने को पहले से हमने जहाँ बाद में लगाया वहां पे तो पेस्ट हुआ नहीं है, हम्म। लेकिन हमने जो इक्वल टू करके कराया वहां पे वो अपडेट हो गया है। हम्म। तो इसमें क्या होगा? ये तो यहाँ पे वैसे बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा फीचर डाल रखा है। मान लो कल को यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम यहाँ पे नताशा हमने यहाँ पे डाला, नताशा, ठीक है। देखो यहाँ पे नहीं आया, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे गए नेम मैनेजर, हमने इसको एडिट किया, और इसको हम यहाँ पे लेके आ गए। अब ये 19 की बजाय हम यहाँ पे इसको 22 तक लेके आ गए, ठीक है। और इसको क्लोज किया, तो देखो यहाँ पे भी नीचे तक वैल्यू आ गई, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं हुई, ठीक है। वहाँ पे जाके वापस अगर हम ऐसे करेंगे तो वापस से मैन्युअली हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तब तो ये हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें नेम मैनेजर की रेंज अपडेट करनी है, और जहां जहां वो नेम यूज हुआ है हर जगह वो और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो कल को हम यहाँ पे अगर दूसरी शीट पे जाके यहाँ पे हमने लिखा पालिन इज इक्वल टू फालिन, हमने जैसे ही लिखा तो सारे नाम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं महिमा, तो सब जगह। अब हम यहाँ पे हमने 2 नाम और अपडेट किए, महिमा है, और डेट से हमने यहाँ पे डाल दिया कुणाल, ठीक है।
और सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे गए, हमने नेम मैनेजर पे गए और यहाँ पे हमने इसकी रेंज को चेंज कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया, 24 डाल दिया। ठीक है, हमने जैसे 24 डाला, ओके किया, सब जगह पे वो नाम आ गए। और ठीक है, तो सिर्फ हमें रेंज अपडेट करनी है और जहां जहां पे वो नाम यूज किया है वो नाम ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर। यस सर। अब इसी के बेस पे आप इसमें पूरी पूरी टेबल बना सकते हो। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हटा देते हैं हम। लेट्स से हमारे पास टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल बनाई। ठीक है, और दो सब्जेक्ट्स की हमने यहाँ पे टेबल बनाई। ठीक है, यहाँ पे S1 S2 इस तरह से हमने काम किया यहाँ पे। और यहाँ पे आ, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से हमने काम किया और ये क्लास हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको हमने नेम मैनेजर पे गए, यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्लास 1। ठीक है, ओके किया। अब जहां कहीं भी हम क्लास 1 यूज करेंगे, क्लास 1 पूरा डेटा एक साथ आ गया। ठीक है, तो आपको बार बार उस डेटा को कहीं कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमने नाम दिया और डेटा हमारे पास हाजिर है। ठीक है, यस सर। ये क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से आप अपनी नेम रेंज को डायनेमिक बना के और उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये यस चीज सर। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो वो डिफाइन नेम और यूज फॉर्मूला, यूज इन फॉर्मूला, ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से नेम। ठीक है, आपको कोई नेम पेस्ट करना है तो बस यहाँ पे जाओगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमें कोई नेम पेस्ट करना है, यूज इन फॉर्मूला और यहाँ पे पेस्ट नेम कौन सा करना है, सपोज क्लास 1 करना है, हमने ओके किया और क्लिक किया, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया। यस। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स। तो मान लो ये देखो क्या आ रहा है। मान लो ये वैल्यू इसमें कहाँ से आ रही है हमें पता करना है। तो हमने दिया यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो देखो इसने दिखा दिया ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ये पूरा हमारा पालिन वाला एरिया है, इससे ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू किस वैल्यू पे डिपेंडेंट है वो आ रही है। तो ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे चेंजेस हुए तो यहाँ वहां पे भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये इस पे डिपेंडेंट होके आ रही है। ठीक है, और ये इस वैल्यू, मान लो इस वैल्यू पे कौन कौन डिपेंडेंट है ये फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट हमने फाइंड आउट किया। तो देखा जाए कि इस वैल्यू पे कौन कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया इज इक्वल टू क्लास 1, हमने यहाँ पे दिया और ओके किया। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें इसका डिपेंडेंट ट्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो इस पे कौन कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट है ये तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ये देखो एक और टेबल करके आ रही है, दिख रहा है यस सर। ये क्या है। जैसे वाले। क्योंकि वो कुछ इसमें से कुछ डेटा ऐसा भी है जो दूसरी शीट पे भी है। ठीक है, तो वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे इसको डबल, यहाँ पे आ, इस वैल्यू को डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि शीट 1 में L22। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे L22 ये है। ठीक है, समझ गए। यस सर। उसने दिखा दिया कि ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रेसिडेंट ट्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है, ये कहीं पे और कहीं और से डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा कि शीट 2 में A1 C13 पे ये डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यस सर। क्लियर है। तो इस तरह से आप आपने कुछ भी फॉर्मूला कहीं पे भी लगाया है, ये आराम से आपको दिखा देगा कि इस फॉर्मूले में वैल्यू कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब मान लो कि
हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लगाया, यहाँ पे 67, 89 एंड 21, सॉरी, यहाँ पे 21। ठीक है, और इनको हम सम करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, इनको हम सम करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं, सम ऑफ दिस दिस दिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो देखो यहाँ पे पूरा आ रहा है, ये इस पे है, ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो आ रहा है कि इस वैल्यू पे ये वैल्यू डिपेंडेंट है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? सर मान लो जैसे वो तो लाइन से अभी हाँ, सी डी में है, एक बी में है, एक एल में है, एक एफ में है। कोई बात नहीं। एक हमने यहाँ पे डाल दिया, एक हमने यहाँ पे डाल दिया, एक हमने यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे इज इक्वल टू किया ये प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। ठीक है, जब वो जहाँ पे डिपेंडेंट है वो आएगा ही ट्रेस प्रेसिडेंट, तो देखो। ओके। ठीक है, यस। आ रहा है, यस। डिपेंडेंट ट्रेस करने हैं। ठीक है, तो इस पे कौन डिपेंडेंट है, ये आ गया। इस पे कौन डिपेंडेंट है, ये आ गया। इस पे कौन डिपेंडेंट है, ये आ गया। ठीक है, तो वो वैल्यू जहां जहां से आ रही होगी वो सब जगह से एरो आ जाएगी। ठीक है, और जहां जहां उसका यूज हो रहा होगा वो डिपेंडेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही शो फॉर्मूला का ऑप्शन होता है, तो शो फॉर्मूला, अब यहाँ पे देखो जैसे हमने शो फॉर्मूले पे क्लिक किया तो बता दिया कि अब यहाँ पे वैल्यू की जगह पे फॉर्मूला आ रहा है सिर्फ। ठीक है, फिर एरर चेकिंग का ऑप्शन होता है, जब भी एरर आएगी तो आप उसको कैसे ट्रेस कर सकते हो। फिर एक इवेल्यूएट फॉर्मूले का ऑप्शन होता है। इवेल्यूएट फॉर्मूले का ऑप्शन क्या करता है कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप इवेल्यूएट करके दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसे हैं, यहाँ पे 45 है, 67 है, 43 है, और 22 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 43 और 78। ठीक है, हमने क्या किया, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू दिस माइनस सम ऑफ दिस टू दिस। ठीक है, ये हमने किया। ठीक है, तो मान लो अब इस फॉर्मूले में स्टेप बाय स्टेप हमें एग्जीक्यूशन देखना है, तो आप यहाँ पे इवेल्यूएट फॉर्मूले से कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे वो जो फॉर्मूला हमने लिखा है वही वही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला वाला समय ये अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, हमने देखो इवेल्युएट किया तो उसने उसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में ये C3 C4 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, 121, और इवेल्युएट, तो फाइनल हमारे पास आंसर 56 आ गया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन के लिए भी हम इसको इवेल्युएट फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूले लिख रहे हैं, जब फॉर्मूले हमारे पास बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है कि एरर आ जाती है। तो एरर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सही पता नहीं लग पा रही है, तो हम यहाँ पे इवेल्यूएट फॉर्मूले से स्टेप बाय स्टेप देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे जाके हमारा फॉर्मूला फेल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन में एक स्टेप एक ही बार में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे F9 हमने प्रेस किया, हमें मान लो केवल इतना ही पोर्शन एग्जीक्यूट कराना है, तो इतना पोर्शन एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखो सिर्फ उतना ही पोर्शन एग्जीक्यूट होके आया। ठीक है, अब इसी में हमें सेकंड वाला पोर्शन कराना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने F9 प्रेस किया, तो उतना पोर्शन एग्जीक्यूट होके आ गया। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट में एग्जीक्यूशन करा के देख सकते हैं कि क्या चीजें हमें यहाँ पे सही काम कर रही है, या कौन सी ऐसी चीजें जो हमें एरर दे रही है जिसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद आता है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन। तो कैलकुलेशन ऑप्शन क्या होता है? कैलकुलेशन ऑप्शन होता है जब भी आप मान लो पूरी शीट में कहीं भी कुछ भी चेंज करते हो, पूरी वर्कबुक पे कहीं भी कुछ भी चेंज करोगे तो क्या होगा,
कि सारे फॉर्मूले फिर से इवेल्युएट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन। ठीक है, ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ तो ये रैंडम नंबर लेने रैंडम होगा। नंबर्स को जनरेट करने के लिए होता है। अभी हम यहाँ पे हमने 34 और 9, 34 से 90 के बीच में हमने कुछ नंबर्स जनरेट किए। ठीक है, हमने इसको राइट में कॉपी किया और इसको हमने डाउन में कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया तो देखो वहां पे भी फॉर्मूला रिकैलकुलेट होके आया। ठीक है, वो सारी चीजें देखो रिकैलकुलेट हो रही है। अब ये रिकैलकुलेट क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं भी कुछ भी चेंज होगा फॉर्मूला तो रन होगा ही। अब यहाँ पे रैंडम का फॉर्मूला है तो वो भी फॉर्मूला रन हो रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी आपके डेटा में शीट्स काफी बड़ी है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, और हर सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि पूरे वर्कबुक में अगर आपने फॉर्मूले कैलकुलेट किए हुए हैं तो कभी कभी बड़ा डेटा है, मान लो 10-15 हज़ार लाइन्स भी हैं, और 10-15 हज़ार लाइन्स और 10 मान लो 20 कॉलम्स हैं। 15 हज़ार लाइन्स 20 कॉलम मतलब कितना कितना एग्जीक्यूशन हो गया? 3 लाख फॉर्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक दो फॉर्मूले लगे हुए हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब 3 लाख फॉर्मूले लगे होंगे तो क्या होगा? एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा। ठीक है, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द कॉल सेंटर डेटा, तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा डेटा होता था। एक बार में 40-50 लाख फॉर्मूले कैलकुलेट हो रहे होते थे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे ही आपने कहीं भी कुछ भी चेंज किया सारे फॉर्मूले फिर से कैलकुलेट हो गए। अब वो कैलकुलेशन में क्या होता था कि टाइम बहुत लेता था। 40-50 फॉर्मूले में टाइम पता नहीं लगेगा, 4-5 हज़ार फॉर्मूले में भी उतना टाइम पता नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पे 40-50 लाख फॉर्मूले एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या होगा? टाइम लगा। एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा। तो उस एग्जीक्यूशन में क्या होता था कि फिर अब मान लो मुझे पूरी शीट में कहीं 15-20 चेंजेस करने हैं, पूरे डेटा में 15-20 चेंजेस करने हैं। अब जैसे मैंने एक चेंज किया, फिर से 40 लाख फॉर्मूले कैलकुलेट होंगे। फिर दूसरा चेंज किया, फिर से 40 लाख फॉर्मूले कैलकुलेट होंगे। फिर तीसरा चेंज किया, फिर से 40 लाख फॉर्मूले एग्जीक्यूट होंगे। तो उसमें क्या होता था कि हर एग्जीक्यूशन में ये मान लो कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लग जाता था। ठीक है, चेंजेस हमें 15-20 ही करने हैं, लेकिन अगर एक बार में एक एक चेंजेस करने के बाद में मान लो 3 मिनट भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 15 चेंजेस करने के बाद सिर्फ 15 ही चेंजेस, तो अगर 15 चेंजेस मैं लगातार कर दूं तो शायद मुझे 2 मिनट लगेंगे। लेकिन पूरा काम करने में फिर क्या होता था कि वो पूरी शीट अपडेट करने में 1 घंटे का टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि हर बार फॉर्मूला कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है, हम इसको मैनुअल कर देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शंस को हमने मैनुअल कर दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तब तक नहीं कैलकुलेट होंगे जब तक हम इसको कैलकुलेट करने को ना बोलें। ठीक है, जब ये ऑटोमेटिक है, अब मान लो यहाँ पे हमने 90 डाला, तो देखो सारे फॉर्मूले कैलकुलेट हुए। लेकिन हमने अगर इसको मैनुअल कर दिया, अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे ये चेंज नहीं होगा। तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम नहीं बोलते हैं कि इसको चेंज करो। ठीक है, समझ गए? फिर तो मैनुअल में क्यों नहीं रखे हैं फिर हम, जब हमारे हाँ, ऑप्शन मैनुअल में ही क्यों नहीं रखे हैं इसको? मैनुअल हमेशा के लिए नहीं होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है कि अब मान लो कि कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, अब हम हमें ये सारी चीजें मालूम है। ठीक है, तो हमने उसको ऑटोमेटिक किया हुआ, जैसे कहीं चेंज होगा सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम मैनुअल में रखेंगे तो ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं होंगी। अब जब हम यहाँ पे हम हमें प्रेस करना करना होगा F9। ठीक है, जैसे हम F9 प्रेस करेंगे सारे फॉर्मूले कैलकुलेट हो जाएंगे फिर से। ठीक है, तो अब इसमें एडवांटेज क्या हुआ कि जो मुझे एक शीट को पूरा करने में 15-20 चेंजेस के साथ एक शीट को पूरा करने में 1 घंटे से ऊपर लगता था, अब वही मैंने 15-20 चेंजेस जो जो भी 2-3 मिनट में करने हुए किए, और इसके बाद फिर F9 प्रेस किया, तो F9 प्रेस करते ही अब सारे फॉर्मूले फिर से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मान लो 5 मिनट भी कैलकुलेट होने लगा, तो 2 मिनट चेंज करने में, 5 मिनट कैलकुलेट होने में, 7 से 8 मिनट में मेरी पूरी शीट पूरी होगी, जिसको पहले एग्जीक्यूट करने में मुझे 1 सवा घंटा लगता था। ठीक है, तो ये जो मैनुअल का जो टास्क है ये हर केस के लिए नहीं होता है। जब आपको लग रहा है कि आपका एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, डेटा बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, 40-50 लाख कैलकुलेशन एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर 20 हज़ार रो का भी डेटा है और उसमें आपके 20 कॉलम भी है,
तो 20,000 रोज इंटू 20 कॉलम, कितना कितना हो गया? 4 लाख कैलकुलेशन। और ऐसी 10 शीट है आपके पास, तो कितना हो गया? 40 लाख का कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट? यस। तो उतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा ही लेगा। तो वो ना हो, इसकी वजह से हम यहाँ पे उसको मैनुअल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे केसेस के लिए नहीं होता है, स्पेसिफिक केसेस है कि जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली एक्सेल एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा ही लेगा। जनरली जो जनरल यूज करने वाले हैं, उनको उनको इस बारे में पता भी नहीं लगेगा। जब छोटे कैलकुलेशन, 40-50 कैलकुलेशन, तो वो यूज कर देगा। लेकिन जब चालीस ये टाइम पचास लगा तो। हजार होंगे, तब तो टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब इसके बाद आता है यहाँ पे डेटा। ठीक है, अब डेटा में कहीं हमें जब एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेके आना हो, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेके आ सकते हैं। तो गेट डेटा पे जाओगे, फ्रॉम फाइल, या आपको किसी डेटाबेस से, एसक्यूएल सर्वर वगैरह से डेटा लेके आना है, एजर से डेटा लेके आना है, कुछ वेब से डेटा लेके आना है, अलग अलग क्वेरीज को कंबाइन करके डेटा लेके आना है, तो हम अलग अलग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं दूसरी वर्कबुक से डेटा लेके आना है या टेक्स्ट डेटा लेके आना है, तो उसके लिए हम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो जब भी कहीं हमें एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेके आना है, तो हम इनको यूज करते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम पहले भी देख चुके हैं, फिल्टर्स भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी आता है टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, अब टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है? जब भी हमें डेटा हमारे पास है और उसको हमें कॉलम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? तो लेट्स से हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारे पास पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम एंड 30K। ठीक है, एक्सेल टूल 25K। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज एंड 25K। ठीक है, इस तरह से हमारा डेटा है। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें टूल का नाम, उसका टाइप और फीस तीनों अलग अलग करनी है हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, डेलिमिटेड विद, और यहाँ पे कॉमा के साथ में हमने करना है, तो यहाँ पे कॉमा दे दिया, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश। तो ये अलग अलग होके आ गए, तीनों अलग अलग चीजें हो गई। यस सर। ठीक है, क्लियर है? अब इसी में आप यहाँ पे इतना अभी, जैसे हमने यहाँ पे जब इसको अलग किया, तो ये पाइथन से ये ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, हम चाहते कि ये यहीं पे रहे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स, और डेलिमिटेड, नेक्स्ट, और यहाँ पे कॉमा, नेक्स्ट, और यहाँ पे डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे दे दिया कि A2 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, फिनिश किया, तो उसने वहीं पे कर दिया। पहले वो ऊपर जा रहा था, एक लाइन ऊपर जा रहा था, अब उसने वहाँ पे उसको चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो टेक्स्ट टू कॉलम्स में इस तरह जब भी आपका डेटा होता है, तो आप उसको यहाँ पे अलग अलग करके लेके आ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो मान लो अब हमारे पास डेटा है ABCDDCH FDC AB, फिर FDERTGF। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारा डेटा है। अब इसमें बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज है, हमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलग करनी है, हमें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है। तो हमने यहाँ पे किया रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, और यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव होके आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यस सर। क्लियर है? ये ऑप्शन तो यूज किए होंगे पहले भी आपने। हाँ उसमें होता था हमारे पास, जैसे हम डेली का लगा था ना, हम्म। उसमें दो वैल्यू तीन मिनट हम्म। लिख जाती थी, तो उसमें से जो उसमें यूनिक नंबर निकालना होता था, तो उसमें ऐसे ही करता था मैं, यूनिक के लिए कॉपी करके। ठीक है, अब इसके बाद आता है डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। हमने नंबर भी डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, इससे से हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि जो वैल्यू आनी चाहिए बस वही आए। तो यहाँ पे हमने डाला, सपोज होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम यहाँ पे लेट से 15 साल, 15 और मैक्सिमम 55,
इससे बीच की ही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने डाला और इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब मान लो हमने यहाँ पे दे दिया 12, तो इसने देखो एरर दे दी। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे रेंज डिफाइन करी थी रीट्राई, जब हम सही वैल्यू देंगे तभी आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे GH डाला, देखो इसने एरर दे दी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने 75 डाला, गलत आ गई, तो जैसे ही अब वो वैल्यू गलत आएगी, ये वहाँ पे एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें यहाँ पे होती है कि यहाँ पे एनी यहाँ पे एनी वैल्यू में, सॉरी, यहाँ पे होल नंबर में, यहाँ पे आप जैसे हमने 15 से और 55 के बीच की रेंज दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट बिटवीन, या इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस फिर सर। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे और भी होते हैं, जैसे एक लिस्ट के थ्रू ही दे सकते हो। तो मान लो कि आपको यहाँ पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे 4 ही लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि बस यही 4 नाम ही यहाँ पे आए, बाकी ना आए, तो यहाँ पे वो नाम डिफाइन कर दिए कि सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया लकी है, फिर मुनीत है, फिर दिव्या है, फिर कुछ भी नाम दे दिए, XYZ। ये चार ही लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसके अलावा और कोई भी नाम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हमने ओके किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे मनीत हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसके अलावा हमने कुछ भी और डाल दिया, लेट्स से हमने यहाँ पे विनीत डाल दिया, उसने देखो एरर दे दी। ये सिर्फ वही 4 नाम लेगा और कोई नाम नहीं लेगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से आप वैल्यूज को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके डाल सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है मेरे को, अब करूँगा उसके बाद। पहले यूज किया है इन लोग इन नहीं, ऑप्शंस को? नहीं यूज नहीं करा मैं। ठीक है। बट उसमें जैसे बेसिक अपना ही यूज करता था, तो कंपनी में दे दी मीटिंग, तो वैसे अपना डेटा में मैनेज करने के लिए तो यूज करते थे। हम्म। ठीक है, अब इसी तरह से ये कंसोलिडेट का ऑप्शन होता है कि आपको अलग अलग वे में वैल्यूज को सम करके, या कुछ जैसे यहाँ पे मैं एवरेज लेके आना है, तो हमने यहाँ पे एवरेज दे दिया। ठीक है, और रेफरेंस, लेट्स से हमने रेफरेंस दिया कि यहाँ पे इन वैल्यूज का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने किया और ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही वैल्यूज रेफरेंस होके आ गई सारी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से रेफरेंस दे सकते हो। फिर 3D मैप वगैरह बनाना होता है तो हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो ये जनरली डेटा एनालिसिस की चीज़ें नहीं होती, ये जनरल और डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन जनरल ऑप्शंस हैं। अब इसमें रिव्यू वाला है, रिव्यू वाले पार्ट में आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह से प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए डाल सकते हो। ठीक है, व्यू में आपको यहाँ पे देखना है, ग्रिड लाइन्स नहीं दिखानी चाहिए, तो ये पूरा इस तरह से दिखाई देगा। अभी जो यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, ये देखो हट गई। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बार आपको नहीं दिखाना, तो वो भी हटा दिया हमने। ठीक है, हेडिंग नहीं दिखानी, तो हेडिंग भी हटा दी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करके अपने व्यू को भी मैनेज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक बहुत, यहाँ पे मान लो ये डेटा है, ये बहुत बड़ा डेटा हो गया है। ठीक है, अब इस डेटा में जैसे मान लो नीचे की तरफ चलते चले जाए। अब हमने यहाँ पे मान लो देखा, तो अब ये हिंदी के मार्क्स हैं या इंग्लिश के मार्क्स हैं, हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेन्स को फ्रीज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे दिया फ्रीज, फ्रीज टॉप रो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना भी नीचे चले जाएं, जो टॉप रो है वो ऊपर ही बनी रहेगी। ठीक है, कितना भी नीचे चले जाओ, टॉप रो हमेशा ऊपर ही बनी रहेगी, तो हमें आराम से दिखाई दे जाएगा कि किस सब्जेक्ट के ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स। ठीक है, यस। क्लियर है? यस सर। तो इसके लिए ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, Alt+WFF का भी ऑप्शन होता है। तो आप इसको टॉप रो या टॉप को या पहला कॉलम, पहली रो या पहला कॉलम फ्रीज करने के लिए इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। एक चीज क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। ओके, तो
ये सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे पास जनरल ऑप्शंस में यूज़ होती हैं। ठीक है, डेवलपर टैब वैसे मैक्रोज के लिए होता है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैक्रोज जब मैक्रोज वैसे ऑटोमेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा एनालिसिस के लिए मैक्रोज कंपैरेटिवली बहुत रेयर यूज़ होते हैं, कम यूज़